ओके, सो लेजिस्लेटिव इंश्योरेंस फ्रेमवर्क का सेकेंड मॉड्यूल है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट मॉड्यूल में हमने ये देखा कि आखिर इंश्योरेंस आया कहाँ से, किस तरीके से उसकी क्या हिस्ट्री रही और वो कैसे कैसे डेवलप हुआ। फिर हमने देखा आखिर कौन सी अथॉरिटी है, वो कौन सी बॉडी है जो इंश्योरेंस को काम को देखती है। इसके बाद सेकेंड मॉड्यूल में हमें ये देखना है कि आखिर इंश्योरेंस अगर आ गया है तो वो किन दो लोगों के बीच होगा और किस प्रकार से होगा। तो इंश्योरेंस जो है वो जनरली दो लोगों के बीच होता है, जो होता है इंश्योरर और एक होता है इंश्योरी। इन दोनों के बीच का जो अग्रीमेंट होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इस मॉड्यूल में हमें जो चीज़ें पढ़नी है वो है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके नेचर क्या होते हैं, कौन कौन सी पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो क्या ये पूरे टाइम बना रहता है या किसी सर्टेन कंडीशंस में इसका डिस्चार्ज भी होता है, मतलब ये ख़त्म भी होता है। दूसरी बात यहाँ पे देखनी है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है या एक इंश्योरेंस प्लेस लेता है तो वो ओनली इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेता है। और आखिरकार इस सब चीज़ का जो लास्ट मोटो होता है और मोटिव होता है वो कहलाता है पेमेंट। तो आखिर किस प्रकार एक पेमेंट डिसाइड की जाती है और कैसे एक पेमेंट एक इंश्योरी से लेकर इंश्योरर तक पहुंचता है। फर्स्ट चीज़ हमें सबसे पहले पढ़नी है कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। एक पार्टी होती है जो कुछ ऑफ़र करती है, वो कहलाता है ऑफ़र। दूसरी पार्टी उसे क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, तो वो कहलाता है एक्सेप्टेंस। जब दोनों के बीच इस तरीके से एक रिलेशनशिप डेवलप होता है ऑफ़र और एक्सेप्टेंस का, तो दोनों में कहा जाता है एक प्रॉमिस हुआ है, क्योंकि किसी एक ने ऑफ़र किया, दूसरे ने उसे एक्सेप्ट किया, तो एक ने प्रॉमिस किया कि मैं उसे ये करके दूंगा। उसके बदले में एक्सेप्टेंस करने वाला उसे कुछ नहीं दे रहा है। लेकिन अगर इस प्रॉमिस के साथ एक्सेप्टेंस वाला व्यक्ति एक कंसीडरेशन देता है जो दोनों मिलकर डिसाइड करें, वो कहलाता है एग्रीमेंट। अब यहाँ एक व्यक्ति एक ऑफर करता है, दूसरा व्यक्ति उसे एक्सेप्ट करता है, साथ ही साथ उसके साथ एक कंसीडरेशन देता है, ये एग्रीमेंट कहलाता है। लेकिन अगर यहाँ तक किसी के साथ कोई धोखा होता है, चाहे ऑफर करने या चाहे एक्सेप्ट करने वाले के साथ, तो यहाँ पर हम कोर्ट जाके नहीं बोल सकते कि हमने इसको बोला था कि ये मुझे घर दे देगा, उसने मुझे घर के पैसे भी दे दिए लेकिन मुझे घर नहीं दिया। तो वो पूछेगा कोर्ट प्रूफ क्या है। द प्रूफ इज ओनली अ लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी, जहाँ पर एक एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है लॉ की, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, इन द फॉर्म ऑफ सिग्नेचर, सील, डॉक्यूमेंटेशन एक्सेट्रा, तो ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, दोनों के बीच एक कंसीडरेशन होता है और एक पार्टी की परफॉर्मेंस के बेसिस पे दोनों जहां अग्री करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट जब दो व्यक्तियों के बीच होता है तो वो बहुत प्रकार से हो सकता है। यही वो प्रकार उनके क्लासिफिकेशन कहते हैं। आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे है, किस प्रकार से होता है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ उस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वहाँ मौजूद होने वाले सारे लीगल लॉफुल टर्म्स एंड कंडीशन मौजूद हों या वो सारी एलिमेंट्स उसमें हो जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाती है, वो होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, वॉइड। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तक तो सही था, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, प्रॉमिस हुआ, कंसिडरेशन आया, एग्रीमेंट बन गया, वेल एंड गुड, पर एग्रीमेंट से लेके कॉन्ट्रैक्ट बनने तक में अगर ऐसा कुछ हो जाए कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीमेंट करने के साथ उस पार्टी के साथ धोखा हो जाए, जो एग्रीमेंट ऑफ़र दे रहा है वो पार्टी की डेथ हो जाए, जिस चीज़ के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना वो ऑब्जेक्ट ही अगर अब ना रहे, तो कुछ भी ऐसा कंडीशन जिसमें एग्रीमेंट से वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं हो पाता है, वो कहलाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है मतलब वो शुरू से ही फिर क्या हो जाता है, वॉइड, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच ही नहीं पाता, इसीलिए इसे कहा जाता है वॉइड एब इनिशियो। और ये माना जाता है कि अब तो ये शुरू से ही वॉइड हो गया क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तक तो पहुंच ही नहीं पाया। और तीसरा होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें बोला जाता है कि अगर
कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो अग्रीव्ड पार्टी है, अग्रीव्ड पार्टी मतलब जिस पार्टी को लॉस हुआ है, उस पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो कहलाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल दो पार्टीज़ के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम दोनों पार्टनर्स मिलके हम गाड़ियों की डीलिंग करेंगे। उसमें से एक गाड़ी की डीलिंग में एक जो दूसरा पार्टनर है उसने खुद ने वो गाड़ी कहीं से चोरी से लाई थी और अपने पार्टनर को नहीं बताई। बाद में वो चीज़ पता चल जाती है कि दोनों पार्टनर्स में एक पार्टनर जो है वो बहुत अच्छे से गुड फेथ में काम करता है, जो दूसरा पार्टनर होता है वो उसके साथ भी फ्रॉड कर रहा होता है। तब वो कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट स्यू करता है, तो कोर्ट बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें इस व्यक्ति के साथ आगे कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है तो फ्रेश डॉक्यूमेंट बनाओ, जितना भी फ़ाइन इम्पोज हो रहा है इसको वो फ़ाइन देगा और आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर नहीं करना है तो मत करो। लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू रहता है, तो वो कहलाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे कंटिन्यू करने का या सारी चीज़ें किसके हिसाब से की जाती है, जिसको अग्रीव्ड पार्टी जिसको लॉस हुआ है उसके हिसाब से। दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन। अगर मैं एक्सप्रेस करके किसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाऊं तो वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन। अगर मैं किसी को लिख के, बोल के, वर्बल और वोकल, रिटन और ओरल, अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाती हूँ वो कहलाता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। टेलीफोनिक बोल के, वर्बल, रिटन लिख के, तो अगर मैं ओरल या वर्बल कॉन्ट्रैक्ट बनाऊं तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं अपने गेस्चर्स या एक्ट के थ्रू ऐसा क्रिएट कर दूं कि मैं उस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रही हूँ। जैसे स्टेशन में जाते हैं, हम स्टेशन में सामान लेके जाते हैं, कुली आता है, कुली हम कुछ नहीं बोलते हैं, बस वो हमारे सामान को देखता है तो हमें उसको समझ आ जाता है कि हमें इसके पास जाना चाहिए। फिर मैं उसको एक लीगल कंसिडरेशन होता है, हम एक म्यूचुअल कंसेंट से किसी एक टॉपिक पे पहुँचते हैं कि 100 नहीं, 200 नहीं, 300, तो एक एक पॉइंट हो जाता है जहाँ पर ये होता है कि ठीक है अब 90 रुपये में हमारी बात डन होती है। वो व्यक्ति हमारा सामान उठाता है और हमारे सामान जो है ट्रेन तक, उसके जो भी उसका सर्विस होता है वो सर्विस वहाँ तक अपना एंड सर्विस देता है, और उसके बदले में हम उसको कंसिडरेशन दे देते हैं। ना उसने हमसे कुछ बोला ना हमने उससे कुछ बोला, तो इम्प्लाइड हमारे गेस्चर्स और एक्ट के थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट बना, दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस करने के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट तीन प्रकार का होता है: एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी। अगर दोनों ही पार्टी ने अपना अपना काम कर दिया, किसी एक को घर बनवाना था और उसको उसका पेमेंट करना था, उसने पूरा घर बना दिया, उसने कॉन्ट्रैक्ट का पैसा एक बार में पूरा दे दिया, एग्जीक्यूटेड, दोनों पार्टी ने अपना अपना काम कर दिया, उसको उसका घर मिल गया, उसका उसको पैसे मिल गए। एग्जीक्यूटरी, जहाँ दोनों ही पार्टी पार्ट में पेमेंट और पार्ट में सर्विस दे रही है, वो धीरे धीरे अपना घर बना रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हुआ है, जैसे जैसे घर बनता है वैसे उसको पेमेंट हो रहा है, दैट इज एग्जीक्यूटरी। उसका भी कुछ पार्ट बचा है, मेरा भी कुछ पार्ट बचा है। तीसरा पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी। एक पार्टी ने अपना पूरा काम कर दिया, एक पार्टी को घर देना था, उसने पूरा घर दे दिया, दूसरी खरीदने वाली पार्टी बोलती है कि मैं इसका 50 साल या 15 साल तक इसका इंस्टॉलमेंट धीरे धीरे पे करते रहूँगी। एक पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो हो चुका, दूसरी पार्टी का चल रहा है, दैट इज पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी। तो तीन बेसिस हमने देखा, वैलिडिटी के बेसिस पे 3, एक्सप्रेशन के बेसिस पे 2 और परफॉर्मेंस के बेसिस पे 3। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी। लीगल होने के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार के होते हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। लीगल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन लीगली सारी चीज़ें दी होती है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट। और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नाम का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब एग्रीमेंट में लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है। जब ऑलरेडी लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी आ गई है तो कोई भी लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी के साथ इलीगल वर्ड कहाँ से आ सकता। इसीलिए बस इसे टाइप्स में पढ़ा जाता है, पर जनरल या प्रैक्टिकल फॉर्म में कहीं भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज। जब दो पार्टीज की बात हो रही है कॉन्ट्रैक्ट में और इन दोनों पार्टीज के बेसिस पर मैं कॉन्ट्रैक्ट को जज करूं, तो ये होता है यूनिलेटरल और बाइलेटरल का। यूनिलेटरल का मतलब जहां
एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि कल को किसी टाइम में अगर मुझे परफॉर्मेंस देना है तो वो परफॉर्मेंस मैं दूंगा, दैट इज़ यूनिलेटरल। जैसे बीएसपीज या सेल या आपके सीएसपीडीएल, तो इस तरीके से जो चीज़ें जहाँ पे यूनिलेटरल या सबसे अच्छा एग्जांपल, अभी आपने कोरोना के टाइम पे बहुत जगह एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, अगर किसी भी कोरोना वॉरियर्स को, किसी स्वास्थ्यकर्मी हेल्थ वर्कर को अगर कोरोना के कारण या उनकी ड्यूटी के कारण अगर उनकी डेथ होती है तो उनकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया जाएगा एज पर अरविंद केजरीवाल। यहाँ पर यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्योंकि उसने बोला, एक पक्ष ने प्रॉमिस किया कि कल को अगर ये कुछ होता है तो मैं इसका परफॉर्मेंस दूंगा, दूसरा व्यक्ति उस पर कुछ नहीं दे रहा है। यहाँ एक पार्टी प्रॉमिस कर रहा है, वो भी सबसे कर रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस उसको केवल वो उनकी देनी पड़ेगी जिसके साथ ये ऑकर होगा, दैट इज यूनिलेटरल। अब आता है बाइलेटरल, जहाँ दोनों पार्टी प्रॉमिस करती है कि कल को किसी डेट में अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम अपना अपना परफॉर्मेंस करेंगे। जैसे आज मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम दोनों जाते हैं और हम दोनों फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप बाय कर लेते हैं। तो लैपटॉप खरीद के बोलते हैं कि यार मुझे अभी ये कन्फिगरेशन की ज़रूरत है और उसको अभी उसके टाइप की कन्फिगरेशन की ज़रूरत होगी। कल को 2 साल 3 साल बाद तुम मुझे अपना लैपटॉप दे देना, मैं तुम्हें उसका अमाउंट है, मैं तुम्हें अपना लैपटॉप दे दूँगी। तो आज की डेट में हम प्रॉमिस करते हैं कि कल को हम अपना अपना परफॉर्मेंस देंगे, तो अभी हम बस प्रॉमिस कर रहे हैं, रियल में एक्टिविटी नहीं हो रही है, दैट इज बाइलेटरल, क्योंकि दोनों पार्टी प्रॉमिस कर रहा है। और यूनिलेटरल जहाँ एक पार्टी प्रॉमिस करेगा। और आखिरी आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये एक ऑब्लिगेशन होता है जो लॉ इम्पोज करता है कि इस व्यक्ति को जिस पर यह लगाया गया है वो बाइंड हो जाता है उस काम को करने के लिए। जैसे आप रास्ते पे जाते हैं, अभी जितनी तरीके की एक्टिविटी चल रही है, तो अभी 144 सेक्शन लगा, इसमें यह बोला गया कि आप रोड पे नहीं निकलेंगे, 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे, 10 से ज़्यादा एक जगह पे खड़े नहीं होंगे। अगर कोई भी इसको वॉयलेट करता है या इसको इस रूल्स एंड रेगुलेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो ये बोला गया कि अगर इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी होती है तो लॉ के द्वारा या पुलिस के द्वारा आप पर इतना चालान लगाया जाएगा या आपको ये पेनल्टी या फीस होगी। अब जिस पर ये पेनल्टी या फीस चार्ज हुई है वो चाह नहीं रहा है कॉन्ट्रैक्ट करना, लेकिन लॉ ने उसको ऑब्लिगेट किया है और बाइंड कर दिया है कि तुमको अब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ करना ही पड़ेगा, कि तुम्हें इतनी पेनल्टी या तुम्हें ये एक्टिविटी करके देनी पड़ेगी। दैट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जो वन साइडेड होती है, जो केवल लॉ के द्वारा होती है, एक ऑब्लिगेशन के फॉर्म में होती है, जहाँ दोनों पार्टी जहाँ वो एक पार्टी बाइंड हो जाती है उस काम को करने के लिए या उतनी पेनल्टी को पे करने के लिए, दैट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब आता है आखिर कौन सी वो पार्टीज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो ये बोला गया एक कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड होता है जब एटलीस्ट 2 पार्टी उस पर प्रेजेंट हो। अच्छा, ये पार्टीज़ कौन हो सकती है? तो बोला गया हर पार्टी केपेबल है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए कुल 4 लोगों को छोड़ के, माइनर, अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ और पर्सन कन्विक्टेड एनी ऑफेंस। 4 लोगों को छोड़ के, माइनर, अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ और कन्विक्टेड एनी ऑफेंस। माइनर का मतलब क्या? माइनर का मतलब हर वो व्यक्ति जो अपनी एज 18 साल या उससे कम, 18 साल या उससे कम का हर व्यक्ति माइनर कहलाता है। लेकिन अब ये ऐसा है क्या कि माइनर फिर काम ही नहीं करता? कई जगह हम देखते हैं माइनर भी किसी किसी एक्टिविटी में इंगेज रहता है, तो उसको हमने यहाँ क्लियर कर दिया है, बता दें कि कब क्या माइनर कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। माइनर एज एन एजेंट, अगर माइनर एजेंट है तो वो उसके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, क्योंकि माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है एज अ एजेंट तो वो अपने बिहाफ पे ना करके अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में करता है। तो अगर वो माइनर की जगह मेजर भी होता है तो भी अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं करता है, अपने प्रिंसिपल की कैपेसिटी में करता है। तो अगर माइनर एजेंट के फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वैलिड होगा। दूसरा, माइनर एज अ शेयर होल्डर, जब माइनर शेयर होल्डर बनता है तो शेयर होल्डर कंपनी और उस माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर वो शेयर होल्डर बनता है मतलब अपने नाम की शेयर खरीद रहा है, अगर वो अपने नाम का शेयर खरीद रहा है तो उसका मतलब उसके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तो ही वो अपने नाम का शेयर खरीदेगा। तो कोई भी व्यक्ति जब तक वो 18 साल से ऊपर का नहीं होगा वो किसी भी डीमैट अकाउंट को ओपन करके अपने नाम का शेयर नहीं खरीद सकता, ना ही ट्रांसफ़र करा सकता है
इसीलिए माइनर शेयर होल्डर के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। तीसरा, माइनर एज एन इंसॉल्वेंट, अगर वो इंसॉल्वेंट होता है तो कोर्ट के साथ उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब एक इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जिसकी असेट से ज़्यादा उसकी लाइबिलिटी हो जाती है। माइनर के नाम की ना ही कोई असेट होती है ना ही कोई लाइबिलिटी होती है, इसीलिए अगर हम कोई अकाउंट भी खुलवाना चाहें तो 18 ईयर्स तक में हमारे एक अपने गार्जियन के साथ जॉइंट अकाउंट ओपन होता है, पर्सनल नहीं। इसीलिए जब उसकी असेट ही नहीं होगी, क्योंकि बैंक सेल्फ एसेट एंड लाइबिलिटी वही बताएगा कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ या नहीं हूँ, तो जब मेरे असेट ही नहीं है, मेरी लाइबिलिटी ही नहीं है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, तो मैं इंसॉल्वेंट हो ही नहीं सकती। तो माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। माइनर एज एन पार्टनर, माइनर पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर एक्ट कर सकता है, लेकिन ओनली फॉर द प्रॉफिट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना, ऑडिट करना या किसी दूसरी एक्टिविटी में एंगेज नहीं हो सकता। अगर एक पार्टनरशिप हुई है तो वो चाहे तो वो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप में रह सकता है, पर कोई भी उसको प्रॉफिट में क्यों रखेगा। तो अगर किसी भी पर्सन में पार्टनरशिप में किसी का लार्ज हिस्सा होता है, अगर हम 4 लोग मिलके किसी एक का 70% 60% किसी एक का शेयर है, तो वो तो बोलेगा कि मैं तभी इतना पैसा लगाऊंगा जब मेरे बेटे को भी इसमें आप इन्वॉल्व करेंगे। तो इस केस में आपका पार्टनर जो होगा, आपका जो बेटा होगा, वो एज अ पार्टनर रहेगा, लेकिन ओनली इन द फॉर्म ऑफ मनी या जो प्रॉफिट होगा उसके लिए। तो माइनर किस केस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, किस में नहीं, हमने ये देख लिया। दूसरा आता है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब वो व्यक्ति जिसमें 2 लक्षण उस समय नहीं हो जिस समय आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। और अनसाउंड माइंड का मतलब वो व्यक्ति के वो 2 लक्षण जो उस समय मौजूद ना हो जिस समय आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जिसमें पहला लक्षण है कि अगर वो रैशनल जजमेंट लेने में समर्थ नहीं है, मतलब अच्छा या बुरा नहीं समझ पा रहा है, और दूसरा अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन नहीं समझ पा रहा है, तो वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय अनसाउंड माइंड का कहलाएगा। अपनी पर्सनल लाइफ में बाकी समय वो क्या रहता है हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसमें ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। अब पहला आता है कि इस अनसाउंड माइंड में ना बहुत सारी वैरायटी होती है, जिसमें फर्स्ट है लुनाटिक। लुनाटिक का मतलब होता है सन की। तो लूना जो अगर व्यक्ति अपने सनक में है तो उसके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, और अगर बाकी समय वो साउंड माइंड में रहता है तो उसके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ईडियट का मतलब होता है जन्मजात मूर्ख। अगर वो जन्म से ही मूर्ख है तो उस व्यक्ति के साथ कभी भी कॉन्ट्रैक्ट करो वो वॉइड ही कहलाएगा। फिर आता है इंटॉक्सिकेटेड। इंटॉक्सिकेटेड मतलब नशे की हालत में। तो अगर वो व्यक्ति अपने नशे की हालत में है तो उसके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, और अगर वो अपनी नशे की हालत में नहीं है और साउंड माइंड में है तो उसके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। फिर आता है मेंटल इशू ड्यू टू ओल्ड एज। अगर ओल्ड एज के कारण उस व्यक्ति के मेंटल इश्यूज हैं तो उस समय उस व्यक्ति के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड होगा, क्योंकि वो जैसे जैसे और अपना एज अचीव करता जाएगा उसके मेंटल इश्यूज और इंक्रीज होते जाएंगे। तो यहाँ पे माइनर का देख लिए, अनसाउंड माइंड का। तीसरा हमने बोला था पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ऐसे कोई इंसान जिसको लॉ ही प्रोहिबिट करता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जैसे फॉरेन सुवीनर्स, मतलब जो राजदूत होते हैं, जो देश के राजा महाराजा किंगडम के उपाधि के होते हैं, उनके साथ आप कभी नहीं कर सकते। कोई भी जो देश का रिप्रेजेंटेटिव हो, जो देश को रिप्रेजेंट करे, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, वो पार्लियामेंट का स्पीकर होता है, वो प्रधानमंत्री होता है, वो ऐसे व्यक्ति अपने पर्सनल कैपेसिटी में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर वो कन्विक्टेड हो गए तो कोर्ट में वो उस जगह खड़े होंगे जहाँ पर दोषी खड़े होते हैं, और ये देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ये माना जाएगा अगर प्रधानमंत्री खड़ा हो गया कन्विक्टेड की जगह पे, मतलब मेरा भारत कन्विक्टेड है। इसीलिए कभी भी हायर अथॉरिटी के लोग पर्सनल कैपेसिटी में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए उनको बेसिक सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती है, गाड़ी, एसेट, घर, बंगला, ताकि अपने उस ऑफिस टेन्योर पे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करें। अगर आप ऑफिस टेन्योर अपना 5 साल का कार्यकाल समाप्त करते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और आखिरी आता है कन्विक्टेड एनी ऑफेंस। अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है, कोई व्यक्ति होता है जो किसी भी अपराधी होता है किसी चीज़ का, तो अगर वो जब तक क्लीन चिट रिहा नहीं होगा या अपना पूरा सब जितना भी उसका कार्यकाल था, जैसे कि संजय दत्त, उसने जितना भी उसका था उसको टेन्योर ख़त्म करना था अपने ऑफेंस का, अगर वो ख़त्म करके बाहर आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो कन्विक्टेड है और अभी भी जेल में है या अगर बेल में भी छूटा है तो उस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो हमने यहाँ देखा कि कौन कौन व्यक्ति पार्टी से कैपेबल है, तो सब पार्टी पे कैपेबल है इन लोगों को छोड़ के।
फिर आता है अब आपका पेमेंट। एक डिस्चार्ज टॉपिक शायद इस चीज़ से मैं यहाँ रह गया, तो मैं डिस्चार्ज ऐसे ही बता देती हूँ। डिस्चार्ज का मतलब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो इट डजंट मीन कि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा। 4 रीजंस होते हैं, 4 क्राइटेरिया होते हैं जहाँ कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद वो डिस्चार्ज होता है। पहला परफॉर्मेंस के बेसिस पे, दूसरा रिलीज के बेसिस पे, तीसरा आपके ब्रीच के बेसिस पे और चौथा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। पहला परफॉर्मेंस, अगर दोनों ही व्यक्ति के परफॉर्मेंस अपनी हो चुकी है, दोनों व्यक्ति को काम करना था, दोनों व्यक्ति का परफॉर्मेंस हो गया है, या दोनों व्यक्ति ने एक टाइम डिसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट बनाया था साल भर का, अगर वो साल खत्म हो जाता है तो दोनों का टाइम लैप्स होने के कारण या परफॉर्मेंस के कारण कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज माना जाएगा, क्योंकि अब दोनों की लाइबिलिटी उसको परफॉर्म करने की नहीं रहती है। दूसरा रिलीज के कारण, अगर दोनों ही पार्टी, ऑफरी और एक्सेप्टेंस में दोनों ही पार्टी अपनी इच्छा से बोलते हैं कि अभी हम इसको कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, कोई भी एक पार्टी बोलता है और दोनों अपना रिलीज दे देते हैं, या दोनों में से कोई एक पार्टी भी अपना रिलीज दे देती है। जैसे मान लो मैं मैथ्स में हूँ तो मैथ्स में मुझे इंश्योरेंस की सर्विस नहीं दी रही है, मैं किसी और जगह स्विच करती हूँ और मुझे वहाँ पे इंश्योरेंस की भी एक सर्विस मिल रही होती है, तब मैं वहाँ क्या करूँगी, मैं 2 जगह एक ही इंश्योरेंस की सर्विस तो नहीं लूँगी, तो मैं यहाँ बोल दूँगी, जहाँ मैं यहाँ पर जब मैं थी तो मैं अपना पर्सनल इंश्योरेंस करवाई थी, तो मैं यहाँ बोल दूँगी कि मैं रिलीज़ करती हूँ अपना पार्ट, क्योंकि ऑलरेडी मुझे एक जगह मुझे अपना इंश्योरेंस का सर्विस मिल रहा है। तो जहाँ मैं अपनी इच्छा से रिलीज़ करूँ वॉलेंटरी कि नहीं मुझे नहीं करना, या सामने वाली पार्टी इच्छा से करे, दैट इज़ रिलीज़ के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ। तीसरा होता है वॉइड, अगर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, सब बढ़िया था एग्रीमेंट तक, लेकिन बाद में वैसा कुछ हो जाता है कि वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाता है, तो उससे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। और आखिरी ब्रीच, अगर कोई भी पार्टी धोखे से, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंट करके इंटेंशनली उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहता है, तो वो ब्रीच के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज कहलाएगा। तो ये 4 तरीके से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा। तो हमने अभी तक देखा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होता है। अब आता है आखिरी पेमेंट। आखिर ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो बना था वो किसी एक टर्म्स में बना था सर्विस के लिए, और उस सर्विस के बदले में जो उसे मिला था वो था पेमेंट। जो पेमेंट है ना वो एक साइकिल पे चलता है जो 5 स्टेप में पूरा होता है। पेमेंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम नोटिस, डेज ऑफ ग्रेस, फॉरफीचर, डिस्चार्ज। पहला होता है पेमेंट ऑफ प्रीमियम। पेमेंट ऑफ प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो इंश्योरी इंश्योरर को देगा ही देगा, क्योंकि इस ही पेमेंट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये वो इनिशियल पेमेंट होता है जिसको दे के, जिसका पेमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। तो अगर मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ इंश्योरेंस का, तो पहला अमाउंट तो मैं दूंगी, उसी ही बेसिस पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर मैं यहीं पे पेमेंट ना दूं तो यही वो एंड माना जाएगा कि इसके बाद तो कॉन्ट्रैक्ट यहीं ख़त्म हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट की तो शुरुआत ही नहीं हो। तो पहला पेमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, सब्सिक्वेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड करेगा। तो पेमेंट ऑफ प्रीमियम का मतलब वो इनिशियल पेमेंट जो हर इंश्योरी इन एवरी केस अपने इंश्योरर को तो देगा ही देगा, और इन्हीं बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। दूसरा इसी पर आता है एक रिटर्न ऑफ प्रीमियम। ये पेमेंट ऑफ प्रीमियम में कुछ ऐसे केस आते हैं जिस पर आपका जो प्रीमियम का पैसा है ना वो रिटर्न आ जाता है। कैसे? 2 केस में, अगर आप अपना क्लेम रिसीव करोगे तो, और अगर आप धोखे से, फ्रॉड से या मिस रिप्रेजेंटेशन से अपने इंश्योरी से प्रीमियम ले रहे होगे तो। अब मैंने बोला अगर मैं किसी को प्रीमियम पे करती हूँ तो कुछ 2 केसेस हैं जिसपे उस प्रीमियम का पैसा वापस आएगा। पहला, अगर क्लेम रिसीव हो जाता है तो, अगर मान लो ऐसा कुछ घटना हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट ऑकर हो जाता है जिससे मैं अपने प्रीमियम क्लेम करूँ, तो मुझे प्रीमियम का ही पैसा वापस मिलेगा, जो मैं टुकड़ों में वहाँ दे रही थी मुझे इकट्ठा मिलेगा। दूसरा, मिसप्रेजेंटेशन या फ्रॉड, अगर मेरा इंश्योरर मुझसे धोखे से प्रीमियम का पैसा ले रहा है तो मैं उस पर केस करके मेरे जो प्रीमियम के पैसे पेड हैं वो भी मैं ले सकती हूँ, भले मैं उसको क्लेम ना करूँ, भले वो घटना ऑकर नहीं हुई है। तो इन 2 केसेस मेरे प्रीमियम का पैसा वापस आएगा। तो पहले मैंने बोला पेमेंट प्रीमियम, प्रीमियम का पेमेंट कैसे कैसे होगा। दूसरा मैंने बोला इन 2 कंडीशन में प्रीमियम का पैसा वापस मिलेगा। तीसरा बोला जाता है प्रीमियम नोटिस, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो एक इंश्योरर अपने इंश्योरी को प्रीमियम का नोटिस देगा जिसमें उसकी ड्यू डेट, डेज ऑफ ग्रेस, उस प्रीमियम का अमाउंट एक्सेट्रा लिखा होगा।
कोई भी इंश्योरर लीगली बाउंड नहीं है इंश्योरी को प्रीमियम का नोटिस देने के लिए, लेकिन जनरल इंश्योरेंस प्रैक्टिस में एक इंश्योरर हमेशा अपने प्रीमियम के लिए या अपने इंश्योरी को इस चीज़ के लिए नोटिस दे देता है, पर अगर वो नहीं देता है तो कोई भी इंश्योरी उसके खिलाफ केस नहीं कर सकता। एक प्रीमियम नोटिस में क्या चीज़ें लिखी होगी कि अमाउंट कितना बचा है आपका, आपको कितना डेज मिल रहा है ग्रेस के लिए, कौन सी ड्यू डेट है जहाँ तक आपको अमाउंट पे कर देना है। अब यहाँ पर मैंने बोला एक डेज ऑफ ग्रेस, आखिर ये डेज ऑफ ग्रेस होता क्या है? डेज ऑफ ग्रेस दान में दिया गया वो एक्स्ट्रा समय होता है जहाँ पर उस एक्स्ट्रा समय में आप सर्विसेज तो ले रहे होते हैं पर उसके बदले में कोई अमाउंट नहीं देते। जैसे आप लोगों को फीस का एक मान लो मिलता है कि दिसंबर तक आपको सबको फीस पे करनी है और ग्रेस के लिए 15 दिन आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो ये वो 15 जनवरी तक का समय वो एक्स्ट्रा समय होता है जिसके बदले में आपने कुछ नहीं दिया है, क्योंकि आपको फीस पे करना था, आपने नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप बिना फीस पे किए भी जो भी फैसिलिटी है वो आप ले रहे होते हो। तो डेज ऑफ ग्रेस वो दिया गया समय होता है, जो वो एक्स्ट्रा टाइम होता है जिसके बदले में आप नहीं कुछ देते हो कंसीडरेशन, लेकिन सारी फैसिलिटी इंजॉय कर रहे होते हो। अगर आप अपना प्रीमियम मंथली पे करते हो तो आपको डेज ऑफ ग्रेस 15 दिन का मिलेगा। अगर आप अपना प्रीमियम क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली पे करते हो तो आपको डेज ऑफ ग्रेस 30 डेज का मिलेगा। मतलब ये एक्स्ट्रा समय आपको 15 या 30 दिन का होगा, सब्जेक्ट टू कि आप प्रीमियम किस रूप में देते हो। अगर उसके बाद भी आप प्रीमियम का पैसा नहीं देते हो, नोटिस दे दिए कि दे दो, अच्छा डेज ऑफ ग्रेस भी दे दिए, लो थोड़ा ज़्यादा समय में दे दो, फिर भी अगर आप नहीं देते हो तो आपके जितना पेड अमाउंट है, जितना आपने प्रीमियम का पैसा दे दिया है पुराना, आपके पैसे को फोरफीट कर लिया जाएगा, मतलब जब्त कर लिया जाएगा। अगर आपने 15,000 रुपये पे कर लिया है तो अब 15,000 के बाद में आपको और 20 देना था, तो मैंने आपको प्रीमियम नोटिस दिया, आपने 20,000 का प्रीमियम नोटिस में भी पे नहीं किया तो मैंने आपको और 15 दिन का समय दिया या महीने भर का समय दिया, फिर भी आपने पे नहीं किया तो आपके उस 15,000 को मैंने क्या कर लिया, फोरफीट करके रख लिया। अब फोरफीट करके रख लिया, इसका मतलब ये समझ आ गया कि आप आगे कंटिन्यू तो नहीं करना चाहते हो, इसीलिए हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज कर दिया मतलब वहीं पे ख़त्म कर दिया। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था और पेमेंट के कारण कॉन्ट्रैक्ट खत्म और डिस्चार्ज हो गया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत से लेके कॉन्ट्रैक्ट का अंत था, दैट यहाँ पर आपका एंड होता है सेकेंड मॉड्यूल।